केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में आज सबसे पहले बात उस जहरीले अहंकार की जो धर्म की आड़ में देश की फिजाओं में नफरत घोलने की कोशिश कर रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जब घर वापसी की बात की तो मौलाना अरशद मदनी बिलबिला गए। 20 करोड़ के दम पर देश के संविधान और सद्भाव को चुनौती देने की हिमाकत कर रहे हैं। मदनी का कयामत वाला राग अलापना कोई संयोग नहीं है, ये सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान का जवाब देने की नाकाम कोशिश है जिसमें उन्होंने कहा था कि कयामत तक अब बाबरी नहीं बनेगी। देखिए, मदनी को यह याद रखना चाहिए कि यूपी की सत्ता का कंट्रोल बटन बाबा योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। अगर नफरती तकरीरों से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई तो योगी की फोर्स का एक्शन ऐसा होगा कि मदनी सारी बयानबाजी भूल जाएंगे। क्या मदनी का 20 करोड़ वाला अहंकार देश के संविधान और कानून से बड़ा हो गया है? इस खबर पर पूरी जानकारी आपको देंगे। दूसरी खबर क्राइम की दुनिया की उस लेडी विलन की है जिसने खूबसूरती के मुखौटे के पीछे मौत और नशे का काला साम्राज्य खड़ा कर रखा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उस मैडम जहर को दबोच लिया है जो लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा गैंग के लिए काम करती थी। खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा एक ऐसी लेडी डॉन जो ब्यूटी पार्लर की आड़ में राजधानी की रगों में ड्रग्स का जहर उतार रही थी। शहर शहर खौफ का कारोबार और वसूली का तंत्र चला रही थी। ये मैडम जहरी थी जो 7 साल से फरार मोस्ट वांटेड बॉबी कबूतर की ढाल बनी बैठी थी। इस गिरफ्तारी के साथ सिंडिकेट का भी पर्दाफाश हुआ है जिसके तार सरहद पार पाकिस्तान और आईएसआई से जुड़े हैं। कैसे खुलासा हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब सिर्फ शूटर्स की फौज नहीं बल्कि लेडी डॉन का एक नया इकोसिस्टम तैयार कर रहा था, इस पर भी डिटेल आपको देंगे। तीसरी खबर उस भिखारी मुल्क की है जिसकी फजीहत का ढोल अब पूरी दुनिया के सामने बीच चौराहे पर बज रहा है। सरहद पार से शर्मिंदगी की ऐसी दास्तां सामने आई है जिसने पाकिस्तान के वजूद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मटियामेट कर दिया। दरअसल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई पाकिस्तान की नेशनल हॉकी टीम के पास न सर छुपाने के लिए जगह थी न पेट भरने के लिए रोटी। हालात ऐसे थे कि विदेशी धरती पर पाकिस्तानी खिलाड़ी बर्तन मांजने के लिए मजबूर थे। कप्तान अम्माद शकील का दर्द बताता है कि ये मुल्क आतंकवाद को पालने के लिए अरबों फूंक सकता है लेकिन अपने चैंपियंस को 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं करा सकता। क्या अब वो वक्त आ गया है जब पाकिस्तान की आवाम को ये मान लेना चाहिए कि उनका असली दुश्मन सरहद पार नहीं बल्कि उनके अपने हुक्मरान हैं? खबर के इस पहलू पर भी आपको पूरी जानकारी देने वाले, लेकिन चलिए सबसे पहले बात मदनी के नफरती बोल की करेंगे। और चलिए प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि आपको बताएं मौलाना बेकाबू हो चुके हैं। और ये मौलाना सिर्फ यहाँ नहीं बेकाबू हुए, सरहद पार भी बेकाबू हुए हैं। भारत और सरहद पार दोनों ही तरफ मौलाना बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं और अपनी हैसियत भूल चुके मौलाना। तो वहीं भारत में मौलाना अपने धर्म का पालन करने की बात करते दिखाई दे रहे हैं, यानी पूरी तरह से इस तरह की नफरती बयानबाजी सरहद पार भी हो रही है और भारत में हो रही है। आप समझिए कि मौलानाओं की धमकियों की टाइमिंग भी आपको नोट करनी चाहिए, क्योंकि ये वो वक्त है जब पूरी दुनिया रमजान का पाक महीना मना रही है। तस्वीरें हम आपको जरा फुल फ्रेम दिखाते हैं, कैसे रमजान के इस महीने की शुरुआत हो चुकी है और उत्सव जैसा माहौल है। आप जरा देखिए। तो देखिए, पूरी दुनिया रमजान का पाक महीना मना रही है, तो वहीं पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना इसमें भी हिंदुओं के खिलाफ अपना मकसद नहीं भूलें। पाकिस्तानी मौलानाओं का साफ कहना है कि अगर पाकिस्तान में रहना है तो हर हिंदू को रोजा रखना पड़ेगा। मतलब पाकिस्तान में हिंदू होने का मतलब है इस्लाम को अपना लो या फिर सर कटा लो। तो सुना आपने, पाकिस्तान के इन कट्टरपंथी मौलानाओं की यह धमकी हवाई नहीं है, बल्कि इसके पीछे संख्या बल का पूरा खेल है। पाकिस्तान की आबादी का आंकड़ा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, डिटेल आपके सामने रखते हैं। आप जरा ये जानकारी देखिए।
मुसलमान 96.35% है मुसलमान पाकिस्तान में। हिंदू कितने हैं पाकिस्तान में भी जान लीजिए, 1.61%। ये आंकड़ा आप देख रहे हैं, ये आंकड़ा ये बताता है कि पाकिस्तान में बचे कुचे 1 से 1.5% हिंदू भी अब सुरक्षित नहीं है। और क्योंकि पाकिस्तान में मुसलमानों की संख्या करीब आप देखिए 97% ही कह लीजिए, इसे 96.35 97% कह लीजिए। और क्या ये इसका मतलब ये है कि वहां हिंदू ना तो पूजा कर सकते हैं, ना अपना त्योहार मना सकते हैं, और तो और क्या अब हिंदुओं को पाकिस्तान के अंदर रोजा भी रखना पड़ेगा, नमाज पढ़नी पड़ेगी? क्या ये कहना चाहते हैं वहां के मौलाना? क्योंकि बयान तो उनकी तरफ से ऐसा ही दिया गया है जिसमें वो अपनी सोच इस तरह जाहिर कर रहे हैं कि जो भी पाकिस्तान में रहता है उसे नमाज भी पढ़नी पड़ेगी, रोजा भी रहना पड़ेगा। देखिए स्वेच्छा से कोई रहता है कोई बात नहीं, लेकिन दबाव बनाने का ये जो फॉर्मूला है इस पर सवाल उठ रहे हैं। और सरहद पार के मौलाना का कहना है कि हिंदुओं को भी रोजा रखना पड़ेगा, तो वहीं हिंदुस्तान के मौलाना मदनी का कहना है कि कयामत तक हम मुसलमानों को कोई छेड़ नहीं पाएगा। अब आप फर्क समझ सकते हैं, सरहद पार का मौलाना कहता है कि हिंदुओं को हमारा हुक्म मानना पड़ेगा, तो वहीं मौलाना मदनी कहते हैं कि हमें मिटाने वाले तो इतिहास में कब के मिट गए। अब उनका इशारा किस तरफ है आप खुद समझ सकते हैं। फिलहाल उनका ये बयान सुन लीजिए जरा। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। जमीयत उलमाए हैं, मुल्क तो बर्बाद हो जाएगा। ये तो फैसला कल करेगा, आने वाला दिन बताएगा कि कौन क्या रहा और क्या बना। लेकिन आने वाले दिन आने तक गली कूचों में जो खून बहेगा वो किसका बहेगा? अक्सरियत का भी बहेगा, अकलियत का भी बहेगा। मौलाना मदनी इस तरह की बयानबाजियों में माहिर हो चुके हैं, लेकिन उनके ये बोल कैसे माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल आपको दे देते हैं। उत्तर प्रदेश के विवादित मौलाना ने फिर से मुंह खोला है। मौलाना अरशद मदनी का पुराना वीडियो अपलोड किया गया है और इसमें मौलाना 20 करोड़ वाली धमकी देते नजर आए। घर वापसी के मुद्दे पर मौलाना मदनी भड़क गए। मौलाना का कहना है कि हमारी घर वापसी नहीं होगी, क्या सिर्फ तुमने माँ का दूध पिया है, हमने नहीं। इस तरह का बयान मौलाना ने दिया। उन्होंने आगे कहा कि 70 सालों में ये नहीं हुआ है, लेकिन बीते सालों से ये सब कुछ हो रहा है। मौलाना बोले कि कुछ लोग नफरत फैला रहे हैं, लेकिन मुसलमान अपने धर्म पर जिंदा रहेंगे। मौलाना की बातों पर अब नया विवाद छिड़ गया है और इस विवाद को लेकर बीजेपी से लेकर साधु संत किस तरह हमलावर हैं, सुनवाते हैं आपको। मैं कहना चाहता हूं मदनी साहब, ये मुगल काल नहीं है, ये स्वाधीन भारत संविधान के शासन से चलता है, अंबेडकर के बनाए हुए कानून से चलता है। अपनी हद में रहो, धमकाओगे तो आज भारत उस धमकी का सामना करने में समर्थ है। जो भी नेता ऐसा कहा, निश्चित रूप से वह स्वयं उस भारत के देश के और भारत के वो अन्य प्रकार के कभी बेतुका बयान दे के हमेशा उर्माव फैलाने का काम करते हैं और ऐसे लोग पे कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से इस तरह के बयान की घोर मैं निंदा करता हूं और ये भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ऐसे लोग बयान से अपना क्षमा मांगे। मदनी साहब की हमें लगता है कि आयु ज़्यादा हो चुकी है और वो सोचने समझने की क्षमता खो चुके हैं। भाई समझना चाहिए, और हमें तो लगता है कि मदनी साहब को स्वयं घर प्रवेश करना चाहिए। धर्मांतरण हमारे यहाँ अपराध है। धर्मांतरण किसी भी तरीके से प्रलोभन देके, लालच देके नहीं करने चाहिए। और लेकिन घर वापसी तो कभी भी कोई कर सकता है। और मुझे देखिए, मौलाना मदनी मुसलमानों को भड़काकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश में है, लेकिन सीएम योगी साफ कर चुके हैं कि जिसके भी दिमाग में दंगा है वो समझ ले कि यूपी में सब चंगा है। और इसीलिए यूपी में योगी फोर्स किस तरह मौलानाओं के नफरती एजेंडे को डिस्पोज करने सड़कों पर उतर चुकी है। आप उसकी तस्वीर देख रहे हैं, जहां रमजान के महीने में व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है, तो वहीं होली से पहले हर हुड़दंगी पर नकेल भी कसी जा रही है।
योगी फोर्स जमीन पर कानून व्यवस्था को संभालते हुए आगे बढ़ रही है, तो वहीं बाबा कर्म के से धर्म का भी पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कर्म के साथ साथ। और आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए बाबरी गैंग को एक बार फिर नया जख्म दे दिया उन्होंने। आप जरा ये तस्वीर देखिए। उत्तर प्रदेश वालों को तो पता है कि सीएम योगी गर्मी के मौसम में भी कट्टरपंथियों को शिमला की सैर करा देते हैं। उत्तर प्रदेश में जो कट्टरपंथी दंगा करने की प्लानिंग कर रहे हैं वो समझ जाए कि यहाँ दंगा नहीं चलेगा, यहाँ सब कुछ चंगा ही रहेगा। रिपोर्ट देखिए। गली कूचों में जो खून बहेगा वो किसका बहेगा? मुसलमानों को भड़काने का नया टेंडर लेकर निकले मौलाना मदनी एक बार फिर चर्चा में है। हर बार की तरह मुसलमानों को नफरती पाठ पढ़ाने में ओवरटाइम करते मौलाना ये भूल गए कि अगर सीएम योगी के राज में नफरती पत्थर को टच भी किया तो योगी फोर्स का एक्शन भी टॉर्चर लगेगा। मौलाना मदनी एक बार फिर वही पुराना राग अलापते हुए मैदान में कूद पड़े हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के घर वापसी वाले बयान पर आग बबूला होकर नफरत की आग भड़काने में जुट गए। सीधे धमकियों और उकसावे पर उतर आए जैसे देश की एकता उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। ये भूल गए कि योगी राज में जितनी खुली छूट है, गलत बोलने पर उतना ही पक्का शिकंजा भी है। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। मौलाना बार बार भूल जाते हैं कि सीएम योगी का राज सिर्फ नाम का नहीं बल्कि एक्शन का है। नफरती तकरीर करने की हर कोशिश का जवाब भारी पड़ेगा। मुसलमानों को उकसाकर वोट की राजनीति करने के दिन चले गए। मौलाना की भड़काऊ राजनीति जब वोटों का सैलाब लाती थी वो दिन अब नहीं रहे, लेकिन तब से लेकर अब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है। अब लखनऊ में सत्ता का कंट्रोल बटन बाबा के हाथ में है और सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसे विवादित विचारों से पटे हर बयान बहादुर पर सख्त एक्शन लेने के लिए मशहूर हैं। बाबा की योगी फोर्स से लेकर बुलडोजर टू ऑपरेशन लंगड़ा कट्टर मौलानाओं के नफरती विचारों पर बैरिकेड की तरह है। लेकिन अपनी आदत से बाज न आने वाले मौलाना मदनी ने हर बार की तरह फिर से संविधान, देश और एकता को निशाना बनाकर अपनी नफरती स्पीच का नया एडिशन लॉन्च कर दिया। कहते हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, लेकिन हकीकत में खुद की तकरीरों में जहर घोलकर मुसलमानों को और ज्यादा पीछे ढकेल रहे हैं। अब मुसलमानों को समझना होगा कि विकास की बयान में होशियारों के साथ आगे बढ़ना है या फिर कट्टर मौलानाओं की नफरती चाल में बेहाल होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कयामत का जिक्र करते हुए मुसलमानों को भड़काते इन मौलानाओं की सबसे बड़ी परेशानी है सीएम योगी आदित्यनाथ, जो पहले भी साफ कर चुके हैं कि यूपी में बाबरी वालों की सोच कयामत तक पूरी नहीं होगी। वो बयान भी सुन लीजिए आप योगी आदित्यनाथ का। अपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। मौलानाओं को किस बात का दर्द है वो तो आप समझ सकते हैं, लेकिन मौलानाओं की राजनीतिक टोली यानी भाईजान की फोर्स के दिमाग में क्या चल रहा है, वो कैसे हिंदुस्तान को हरे रंग में रंगना चाहते हैं, उनकी सोच क्या है, ये तमाम सवाल बने हुए हैं। लेकिन आपको बताएं कि सीएम योगी और मौलानाओं के बीच कयामत को लेकर ये जो नई जंग चली, जो बयानबाजी में बार बार आप कयामत शब्द का जिक्र सुन रहे हैं, वो क्यों आ रहा है, थोड़ा उसे समझिए। क्योंकि मौलाना मदनी ने कयामत वाली बात कही, आपने सुना, उन्होंने बोला कि कयामत तक नहीं मिटेंगे मुसलमान, और हमें मिटाने वाले इतिहास में खुद मिट गए, ये भी कहा मदनी ने। मौलाना ने कयामत शब्द इस्तेमाल किया। कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ, अभी हमने आपको सुनवाया कैसे कयामत शब्द कहा था। योगी ने कहा था कि कयामत तक बाबरी नहीं बनेगी। ऐसे में मौलाना की खींच उसी बात पर नजर आई और यही वजह है, ऐसा लगता है कि उन्होंने कयामत का जिक्र किया। किस बात का उन्हें दर्द है वो आप समझ जाइए। लेकिन मौलानाओं की राजनीतिक टोली यानी भाईजान की फोर्स के दिमाग में क्या चल रहा है, वो कैसे हिंदुस्तान को हरे रंग से रंग देना चाहते हैं, उनकी सोच क्या है, वो बयान भी आपको हम सुनवाते हैं। देश की आबादी जितनी ज्यादा होगी, देश उतना ही मजबूत होगा। चाइना की आबादी ज्यादा है, चाइना मजबूत है। हमारी आबादी जितना बढ़ेगी, इंशाअल्लाह हमारा देश उतना ही मजबूत होगा। तो हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम दो और हमारे 2 दर्जन। अगर अल्लाह ने चाहा तो एक दिन
इसी निकाब और हिजाब पहनकर एक मुसलमान औरत हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनेगी इंशाअल्लाह। अरे ये मुल्क किसी की जागीर नहीं है। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। तो भाईजान की टोली जो बोल रही है वो जमीन पर उतार देना चाहती है। वो इस तरह पूरे देश की हर पंचायत को हरे रंग से रंग देना चाहते हैं। वो मालेगांव का ख्वाब पूरे देश को लेकर देख रहे हैं और आपने ये बयान में सुना भी। लेकिन भाईजानों की सियासी जिद का जवाब राजस्थान से आया है, जहां की असेंबली में कामा से विधायक नौक्षम चौधरी का कहना है कि इस देश के कड़-कड़ में राम है और ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो देख रहे हैं आप, सीधे सीधे कैसे राम का देश है ये बताया जा रहा है, लेकिन शायद समझ नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश में मौलानाओं से लेकर सियासी भाईजान की टोली से योगी बाबा दो दो हाथ कर रहे हैं। तो वहीं एक और बाबा हैं जो इन कट्टरपंथी मौलानाओं का एजेंडा फेल कर रहे हैं और फेल करने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। आपको जरा वो तस्वीर हम दिखाते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, जिससे आप समझ पाए कि कौन है वो शख्स जो इन मौलानाओं का एजेंडा फेल कर रहा है। तस्वीर दीजिएगा यहाँ पर, ये देखिए आप, ये तस्वीर देख रहे हैं। ये दो लोग निकल चुके हैं, ये डबल डोज है। योगी आदित्यनाथ है जो आप देख रहे हैं, सीएम है उत्तर प्रदेश के, जो मौलानाओं से सीधे सीधे दो दो हाथ कर रहे हैं, टोली लेकर अकेला मुकाबला कर रहे हैं। वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जो आप ये देख रहे हैं, ये दो ऐसे सनातनी चेहरे हैं जो इन मौलानाओं से सीधी टक्कर ले रहे हैं और इनकी नफरत को कहीं ना कहीं अपनी बातों से कैसे नलिफाई कर रहे हैं ये आप समझिए, क्योंकि वो सीधे सीधे देश की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं और नफरत वाली बोली का पटाक्षेप कर देते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कहा है, पहले वो आपको सुना रहे हैं। जितने भी बच्चे बैठे, तुम संगत के चक्कर में दूसरों को, कुछ लोग कहते गुरुजी हम क्या बताएं, हम तो ठीक थे, हमारी सहेली बेकार थी, हमारे सहेला बेकार था। अरे नक्कटू, चंडी, दुर्गा, काली, त्रिपुर सुंदरी, बेटियों तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुरके वाली बन। हमारी प्रार्थनाएं बेटियों, ये सहेली सहेला के चक्कर में मत पड़ो कि वो ऐसा है तो मैं भी ऐसी हो जाऊं, वो वैसा है मैं भी वैसा। और बच्चों से भी प्रार्थना है, वो मेरा मित्र ऐसा कर रहा, मैं भी सिगरेट फूंकूं, मैं भी ये करूं। मेरे बच्चों याद रखना, पढ़ने वाले बच्चों, एक बात हमारी तुम याद रखना, कोई किसी को नहीं बिगाड़ सकता खुद में यदि खोट ना हो। याद रखना, रामचरितमानस के दो पात्रों को तुम पढ़ लेना। राम के राज्य में रह करके मंथरा सुधरी नहीं और रावण के राज्य में रहकर विभीषण बिगड़ा नहीं। तो बागेश्वर बाबा को आपने सुन लिया, लेकिन उनकी बातों का सार क्या है, क्या कहना चाहते हैं बागेश्वर बाबा, क्या संदेश देना चाहते हैं, चलिए वो जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रख रहे हैं, आपको बताते हैं। देखिए ग्वालियर में नवग्रह शक्ति की पीठ प्रतिष्ठा कार्यक्रम में यहाँ शामिल होने पहुंचे थे बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और कार्यक्रम में खुलकर उन्होंने बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा है कि 18 से 25 की उम्र निर्णायक होती, डिसाइडिंग फेज होता है लाइफ का, और इस उम्र में अगर कोई राह भटक जाए तो बहुत गलत हो जाएगा उसके लिए। ऐसे में बाबा बागेश्वर ने हिंदू बेटियों को सलाह दी है। ये सलाह उनकी तरफ से दी गई है कि दुर्गा बनो, काली बनो, लेकिन बुरके वाली मत बनो। जिस तरह से लव जिहाद हो रहा है उसको लेकर यहाँ पर बाबा ने कहा है, बाबा बागेश्वर का इशारा लव जिहाद की तरफ ही था और ऐसे में उन्होंने कहा है कि बुरके वाली मत बनो, दुर्गा और काली बनो, ऐसा प्रचंड रूप अपना रखो, अपनी बात ऐसे रखो। फिल्म केरल फाइल्स 2 को लेकर विवाद चल रहा है, आपको पता है, और उस फिल्म में ये दिखाया गया है कि कैसे अलग अलग जगहों पर ये लव जिहाद का धंधा फैलाया गया। केरल में जो पूरी पटकथा है, केरल में लव जिहाद कैसे जो सच्ची घटनाएं वहां हुई थी उनको यहां दिखाया गया है और इस बात को लेकर कुछ मौलाना भी भड़के हुए हैं। उन्हें ये फिल्में पसंद नहीं आ रही जो सच्चाई दिखाती हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि इस धोखे में नहीं पड़ना चाहिए, इस धोखे में मत पड़ना। हिंदू बेटियों को वो समझा रहे हैं और उनके कहने का मतलब है कि लव जिहाद में मत फंसना, इन चक्करों में ना फंसना, ये सीधे सीधे वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको बताएं, जहां बाबा सीधे सीधे ये बता रहे हैं कि इन चक्करों में नहीं पड़ना और
वो सीधा सीधा मैसेज दे रहे हैं और सनातनियों तक ये मैसेज जाए, इसकी कोशिश उनकी तरफ से लगातार चल रही है। वहीं आपको बताएं, आगे बढ़ रहे बात अब कर रहे हैं लॉरेंस गैंग की। अपराध की दुनिया का वो खतरनाक सिंडिकेट जिसने माया नगरी की चकाचौंध को दहशत के साए में बदल दिया है। पंजाब से शुरू हुआ खौफ का ये सफर अब उत्तर प्रदेश की गलियों तक पहुंच चुका है। 18 दिन पहले रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग सिर्फ एक वारदात नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक ट्रेंड का पर्दाफाश था। ताज्जुब करेंगे आप ये जानकर कि साजिश के तार आगरा के बाह इलाके से जुड़े हुए हैं। वो युवा जिन्हें अपने माँ बाप की नजर में हीरो बनना था, उन्हें लॉरेंस ने शूटर बना दिया। पुलिस अब इस लॉरेंस गैंग के गुर्गों पर शिकंजा कस रही है। पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से एक और लेडी डॉन को गिरफ्तार किया, जिसकी तस्वीर आपको यहां हम दिखा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम जहर अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है। ड्रग्स सिंडिकेट के आरोपों के चलते लेडी डॉन खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा, जिसे मैडम जहर भी कहा जाता है, उस पर कार्रवाई हुई है। वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग में गनमैन कहे जाने वाले बॉबी कबूतर, आपको याद होगा कुछ दिन पहले पकड़ा गया है। हमने प्रहार में आपको बताया था, बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है ये नेहा, जिसे पकड़ा गया है। बॉबी कबूतर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हथियारों की खेप मुहैया करवाता था और बॉबी कबूतर का नाम आपको याद होगा, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड जो हुआ था लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर, उसमें बॉबी कबूतर की बहुत लंबे समय से तलाश चल रही थी। बहुत मशक्कत के बाद दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ा और अब उसकी गर्लफ्रेंड भी पुलिस की गिरफ्त में है, जो ब्यूटी पार्लर की आड़ में दरअसल ड्रग्स नेटवर्क पूरा चलाती थी, जिसके तार पाकिस्तान तक जुड़े हुए हैं और वो लगातार बॉबी कबूतर को बचाने का काम कर रही थी। अब ये लेडी डॉन जहर है कौन और ये कैसे लोगों की जिंदगी में जहर फैला रही थी, आपको ग्राफिक्स के जरिए इस पर पूरी डिटेल दे देते हैं। लेडी डॉन खुशनुमा अंसारी और नेहा की गिरफ्तारी होगी, जिसकी तस्वीर आप यहां देख रहे हैं। ब्यूटी पार्लर की आड़ में ये ड्रग सप्लाई और वसूली का पूरा नेटवर्क चला रही थी। बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड है लॉरेंस की लेडी डॉन जहर और बॉबी के नेटवर्क को मैनेज करने में ये अहम भूमिका निभा रही थी। बॉबी और लेडी डॉन एक दूसरे के साथ 7 साल से जुड़े हुए हैं, ऐसे जानकारी पता चली है। इससे पहले हाशिम बाबा की बेगम को भी गिरफ्तार किया गया था। लेडी डॉन जोया भी हाशिम गैंग के ऑपरेशंस ही संभालती थी। बीते 7 साल से बॉबी पुलिस को चकमा देकर फरार था। फरारी में बताया जा रहा है कि गर्लफ्रेंड खुशनुमा उसकी मदद कर रही थी, उसे बचा रही थी। बॉबी कबूतर के छिपने का सारा इंतजाम लेडी डॉन किया करती थी और गैंग मेंबर्स के बीच कम्युनिकेशन का काम भी यही संभाला करती थी। तो ये खुलासे अब लेडी डॉन की गिरफ्तारी के बाद हुए हैं। वहीं आपको बताएं कि लॉरेंस गैंग के खिलाफ चल रहे सफाई अभियान पर हमारे सहयोगी ने एक स्पेशल रिपोर्ट भी तैयार की है, उनकी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई हाशिम बाबा गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें लॉरेंस और बाबा के करीबी बदमाश बॉबी उर्फ कबूतर और इसकी गर्लफ्रेंड खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा को गिरफ्तार किया है। नेहा को गैंग का लेडी डॉन और मैडम जहर के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल लंबे समय से चारों बदमाश फरार चल रहे थे और दिल्ली पुलिस के अलावा जिन स्टेट में ये वांटेड थे, उन स्टेट की पुलिस भी इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार रेड कर रही थी। गैंग का कुख्यात बदमाश बॉबी उर्फ कबूतर 7 सालों से फरार चल रहा था और इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार इनपुट जुटा रही थी, लेकिन बदमाश इतना शातिर था कि फर्जी पहचान लेकर जगह जगह पे पनाह ले रहा था और अपने ठिकाने बदल रहा था। इसी कड़ी में सेल की टीम ने इनपुट सर्विलांस और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए जो है इनपुट जुटाया और ये पता चला कि चारों बदमाश जो हैं दिल्ली बॉर्डर के महिपालपुर के पास आने वाले हैं। इनपुट के आधार पर चारों बदमाशों को महिपालपुर के पास से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसी कड़ी में 7 साल से फरार हाशिम बाबा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर महफूज उर्फ बॉबी कबूतर को भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आरोपी फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर हुई फायरिंग मामले में वांटेड था और इस गैंगस्टर पर कई मर्डर के मामले दर्ज थे और इसी की गर्लफ्रेंड थी जो पकड़ी गई है। बॉबी कबूतर किन किन कारनामों में शामिल था, उसकी वो पूरी क्राइम कुंडली आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, बताते हैं। देखिए, मूसेवाला के मर्डर से पहले कहा जा रहा है कि रेकी जो की गई थी उसमें बॉबी कबूतर शामिल था। मूसेवाला के रूट की जानकारी इसने जुटाई, फायरिंग करने वालों को हथियार भी इसने मुहैया कराए और दिशा पाटनी के घर जो फायरिंग की घटना हुई थी उस मामले में भी ये वांटेड था। दिल्ली के चर्चित नादिर शाह हत्याकांड में भी ये शामिल रहा है। सलीम पिस्टल से ये हथियार खरीदता था, ये पता चला। रेकी करने वाले शाहरुख के टच में भी बॉबी था और विदेश से आए थे फायरिंग में इस्तेमाल हुए हथियार। ये खुलासे अब तक इस मामले में हो चुके हैं। बीते कुछ दिनों से लॉरेंस गैंग में महिला गैंगस्टर्स की संख्या भी बढ़ गई है, देखा गया।
गैंगस्टर्स यहां पर महिलाओं को शामिल कर रहे हैं। लॉरेंस गैंग में महिलाओं का इस्तेमाल किए जाने की बात ने दिल्ली पुलिस के कान खड़े कर दिए। अब स्पेशल सेल ये पता करने में जुट गई है कि लॉरेंस गैंग में महिला सदस्यों की तादाद तकरीबन कितनी हो सकती है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आपको बताएं, कहा जा रहा है कि बहुत सारी महिला सदस्य शामिल की गई और ये बॉबी कबूतर जो पकड़ा गया, उसकी गर्लफ्रेंड मैडम जहर जो ड्रग्स का काम करती थी, जो पूरा नेटवर्क चलाती थी, और ऐसी और कितनी हैं ये समझने की कोशिश अब दिल्ली पुलिस कर रही है। क्योंकि आप देखिए, हाशिम बाबा की गर्लफ्रेंड गिरफ्तार होती है, बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड गिरफ्तार होती है, और भी ऐसी गैंगस्टर्स हो सकती है, लेडी गैंगस्टर्स जो इस गैंग का हिस्सा हो। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए लॉरेंस की लेडी ब्रिगेड की तस्वीरें आपको बताते हैं कि कितने और हैं ऐसे लेडी गैंगस्टर्स जो इस गैंग का हिस्सा है। आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। देखिए, लेडी डॉन दीपा का नाम सामने आ रहा है, आप तस्वीर देख रहे हैं। लेडी डॉन जोया खान का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। लेडी डॉन जिक्रा जिसकी तस्वीर सामने आ चुकी है, और लेडी डॉन जहर जो पकड़ी जा चुकी है। तो ये 4 लेडी डॉन यहां पर एक्टिव रही हैं। ये फिर से आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं। ये लेडी ब्रिगेड जो लॉरेंस के लिए काम करती है उनको जान लीजिए। लेडी डॉन दीपा, लेडी डॉन जोया खान, इसके अलावा लेडी डॉन, अगली तस्वीर दीजिएगा, लेडी डॉन जिक्रा और लेडी डॉन जहर जो पकड़ी जा चुकी है। तो ये जो लेडी गैंग एक्टिव किया गया, ऐसे और कितने चेहरे इनको डिकोड करने की कोशिश हो रही है। लॉरेंस गैंग जिस तरह से उसकी कमर तोड़ी जा रही है, इस पर पूर्व पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए आप। तो ये धरपकड़ इंटरस्टेट गैंगस्टर्स के द्वारा चलती रहती है। खास तौर से लॉरेंस बिश्नोई जब से चर्चा में आया है तब से पुलिस का प्रेशर उस पर बहुत ज़्यादा है, और मैं समझता हूँ कि जितने लोग पकड़े जा रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई के आदमी, उनसे गहन पूछताछ के बाद उनके पूरी प्लानिंग क्या, उनका प्रोसीजर क्या है, कैसे कैसे लोग रिक्रूट करते हैं, कितने लोग उनके शूटर्स हैं, कौन कौन आदमी इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, और लॉरेंस बिश्नोई की जो अंदर जेल में रहते हुए जो कार्रवाई होती है वो यहाँ पर कौन करते हैं, सभी चीज़ें उनके जो आदमी पकड़े जा रहे हैं उनसे पूछताछ की जाती है, और पूछताछ करने के बाद में आगे फर्दर कार्रवाई की जाती है। देखिए, जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की करीबी सहयोगी और फरार अपराधियों में हाल फिलहाल बॉलीवुड की कम से कम 5 बड़ी हस्तियों को निशाने पर लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इन सितारों को रंगदारी के लिए धमकी भरे कॉल्स आए। हालांकि डर के कारण अभी तक किसी भी सेलिब्रिटी ने पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। रोहित शेट्टी, सलमान खान, रणवीर सिंह, मुनव्वर फारूकी, कपिल शर्मा को निशाना बनाया गया, उनसे रंगदारी की मांगी गई और घर पर भी फायरिंग करके दहशत फैलाने की कोशिश हुई। ये वो लिस्ट है और ये चंद सितारे, इसमें दिशा पाटनी को भी आप जोड़ सकते हैं, उनके घर के बाहर भी फायरिंग की खबर आई थी। लेकिन अब बात करते हैं कि लॉरेंस गैंग का ये क्राइम पैटर्न क्या है, वो कैसे लोगों पर दबाव बनाता है पैसों के लिए, कैसे उन्हें कहीं ना कहीं डराने की कोशिश करता है, उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट इतना कहां से मिलता है जो वो जेल के अंदर रहकर ये पूरा डर का कारोबार कर रहा है। चलिए जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, गैंग उगाही और धमकी के जरिए ही पैसे वसूलता है, जो अभी तक जानकारियां सामने आई हैं। इसके मुताबिक बड़े नामों को ये टारगेट करते हैं, उनकी डर की छवि बनाते हैं उनके अंदर, और वारदात के लिए लोकल शूटर्स ये हायर करते हैं, इसी तरह का मॉड्यूल इस्तेमाल में लेते हैं। सोशल मीडिया के जरिए ये जिम्मेदारी लेते हैं, बाकायदा वॉइस नोट आता है, पोस्ट आता है, इस तरह की चीजें आती हैं जिससे दबदबा इनका कायम रहे, इनको देखकर लोगों के अंदर डर बैठे। कई राज्यों में इनका नेटवर्क फैला हुआ है सपोर्ट देने के लिए, अलग अलग राज्यों में, और इसकी जानकारियां सामने आती रहती हैं। युवाओं को पैसे का रुतबा और भाई वाली छवि से ये जोड़ने की कोशिश करते हैं और युवा इनकी बातों में आ जाते हैं। छोटे अपराधियों को संरक्षण देकर ये गैंग में शामिल करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा विदेशी कनेक्शन से आपको बताएं, ये फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट पूरा अरेंज करते हैं, जिसके बिहाफ पर, जिसके जरिए ये बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। और इस तरह की जब फायरिंग होती है, आपको याद होगा कैप्स कैफे में जब कनाडा में फायरिंग हुई थी, कई बार फायरिंग हुई, वीडियोस जारी किए गए, तो बाहर विदेशों में भी इनका गैंग पूरी तरह से एक्टिव है। हालांकि अब कई जैसे कि कहें कि 2 फाड़ हो चुकी, गोल्डी बराड़ भी पहले साथ था, थोड़ा कमजोर हुआ है ये गैंग, लेकिन अभी भी एक्टिव है। अब पुलिस लॉरेंस की पूरी क्राइम कुंडली खंगाल रही है। बीते दिनों मुंबई की जुहू में रोहित शेट्टी के घर पर 5 राउंड गोली चलाई गई थी, फायरिंग हुई थी। 1 फरवरी को हुए हमले के बाद 15 फरवरी की आधी रात 1230 किलोमीटर दूर आगरा से 5 आरोपियों को इस मामले में अरेस्ट किया गया। इसके बाद से लगातार पुलिस लॉरेंस गैंग के गुर्गों पर शिकंजा कस रही है। इन सभी आरोपियों को प्लेन से मुंबई ले जाया गया। तो इन गुर्गों का लॉरेंस गैंग से कनेक्शन सामने आ गया। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ये जो गैंगस्टर है, ये सारी चीजें कैसे ऑपरेट कर रहा है, कैसे मैनेज कर रहा है, कैसे अलग अलग लोगों को जोड़ लेता है,
शिकंजा कैसे इस पर अब कसा जा रहा है, यह खुलासा होने के बाद कैसे कार्रवाई हो रही, चलिए वो जानकारी भी हम आपके सामने रखते हैं, आपको बताएं इसका यूपी कनेक्शन कैसे सामने आया। देखिए, अबू सलेम आजमगढ़ की मऊ से शूटर्स भर्ती किया करता था। जो पैटर्न ये कॉपी कर रहा है वो आप समझिए, ये शिव कुमार गौतम बहराइच से शूटर भर्ती करने का काम किया लॉरेंस ने। ये वही पैटर्न है, दाऊद वाला पैटर्न, जो भोले भाले लोगों को फंसाने वाला पैटर्न था। दाऊद क्या करता था, सुभाष ठाकुर पूर्वांचल की कई हत्याओं में शामिल था। पूर्वांचल में एक अपना गुर्गा रख लिया, उससे हत्याएं करवाई, उससे दबदबा कायम करवाया। लॉरेंस ने क्या किया, लॉरेंस ने धर्मराज राजेश बहराइच में बाबा सिद्दीकी के मर्डर का जो आरोपी था, बहराइच से उसे इंपोर्ट किया। तो ये वही वाला पैटर्न है, युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए ये अपने निशाने पर लेते हैं, उन्हें फंसाते हैं और उसके बाद उन्हें एक एक प्रोजेक्ट देते जाते हैं। दाऊद ने क्या किया, मोहम्मद अशरफ के फेक पासपोर्ट और फेक करेंसी का काम उससे करवाया। तो वहीं लॉरेंस ने, प्रदीप शर्मा लॉरेंस के लिए आगरा में वसूली करता था। तो ये अलग अलग जगहों पर एक्टिव रहे। लखनऊ में तारिक परवीन हथियारों की सप्लाई करता था दाऊद के लिए, तो लॉरेंस के लिए जीतू हापुड़ में वसूली और फायरिंग का काम करता था। यानी ये गुर्गों से ही काम कराते थे, खुद से ये इस तरह का काम नहीं करते थे। दाऊद क्या करता था, गैंग में पैसा और ग्लैमर का झांसा देता था। लॉरेंस क्या करता है, गैंग में पैसा और विदेश में नौकरी का झांसा देता है। तो ये पूरा जो मोडस ऑपरेंडी है, आप अगर देखें तो ये वही है जो 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम किया करता था, और वही फॉर्मूला अब लॉरेंस बिश्नोई यहाँ पर लागू कर रहा है, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने गैंग में शामिल कर पाए, उनको अपने हाथों पर नचा पाए, कठपुतली बना पाए। वही फॉर्मूला हम देख रहे हैं। तो लॉरेंस गैंग के गुर्गों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इस गैंग पर पूरी तरह शिकंजा कसना जरूरी है, क्योंकि ये भोले भाले युवाओं को झांसा देकर फंसा रहा है और अपराध के दलदल में ढकेल रहा है। युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए निशाना बनाया जा रहा है, उनको इसी से अप्रोच किया जाता है, उनको बड़ी बड़ी कहानियां सुनाई जाती हैं, उनको फंसा लिया जाता है। लॉरेंस गैंग युवाओं को फंसाने के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सेंटर चला रहा है। ये क्या है, कैसे चलाया जा रहा है, ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब सोशल मीडिया को हथियार बना चुका है। सोशल मीडिया पर पेजेस हैं, ग्रुप्स हैं और प्रोफाइल बनाई गई है। पोस्ट पर लाइक कमेंट करने वाले युवाओं को लॉरेंस टारगेट करता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर कई पेज और ग्रुप्स एक्टिव हैं, जिन पर नजर होती है इनके गुर्गों की। इन प्लेटफॉर्म्स पर गैंग का महिमा मंडन किया जाता है, हथियारों और लग्जरी लाइफ की तस्वीरें पोस्ट की जाती हैं, जिससे ये युवा फंस जाएं। धीरे धीरे युवाओं को गैंग की गतिविधियों से जोड़ा जाता है। ऑनलाइन प्रचार के जरिए डर और दबदबा बनाया जाता है। पुलिस और एजेंसीज ऐसे नेटवर्क्स पर अब लगातार निगरानी रख रही है, उनकी पूरी नजर है। तो एक तरफ भारत में लॉरेंस गैंग के गुर्गों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, सिस्टम सफाई में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरहद पार से आने वाली खबरें पाकिस्तान की फजीहत की नई दास्तां लिख रही हैं। पहले क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तानी टीम की लुटिया डूबी, और अब पाकिस्तान की हॉकी टीम का वो हाल हुआ है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान। हुआ क्या, हम आपको बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की हॉकी टीम के साथ जो हुआ, उसे देखकर शहबाज मुनीर को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप जरा इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीरें शर्मिंदगी से कहीं बढ़कर हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी हॉकी खिलाड़ियों को बर्तन धोने पड़े। ये तस्वीरें पाकिस्तान की कंगाली का ढिंडोरा पीट रही हैं। खबर आई है कि पाकिस्तान के नेशनल हॉकी टीम के पास अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर जाने के लिए न जेब में पैसे हैं, न होटल के बिल भरने की औकात है, और उसके बाद इन्हें वहां जाकर बर्तन धोने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान की नेशनल हॉकी टीम के कप्तान अम्माद शकील बट ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान टीम के साथ हुए दुर्व्यवहार और खराब मैनेजमेंट को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। लाहौर हवाई अड्डे पर मीडिया से बात करते हुए कप्तान ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर मानसिक प्रताड़ना और खिलाड़ियों को मजदूरों की तरह रखने के बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके इन आरोपों ने मुनीर और शहबाज की पोल खोलकर रख दी है। क्या कहा है, सुनिए। लवारसों की तरह घूमते रहे, किसी बंदे ने हमारी टीम का कोई एहसास नहीं किया। इंडिया को जो है वो फेस करने के लिए ये वीडियो बनाई कि हमारे सारे हालात बिल्कुल ठीक हैं, टीम के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही। दरअसल ये बात बिल्कुल झूठ थी। जो इस मैनेजमेंट के साथ हम आगे काम नहीं कर सकते। सुबह उठ के लड़के अपना ब्रेकफास्ट खुद बना रहे हैं, उसके बाद लड़के जो है वो बर्तन 2-2, 3-3 घंटे बर्तन वॉश कर रहे हैं। उन्होंने दिमागी जो है वो मरीज बना दिया। हम कैसे पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए परफॉर्म कर सकते हैं? मुझे ये बात क्लियर कर दें आप लोग। जितनी भी खबरें पाकिस्तान में पहुंची हैं, मैं आपको पहले बताऊं, वो सारी सच खबरें हैं, क्योंकि जो वीडियो मेरी टीम की तरफ से और मैंने बनाई थी, भेजी थी, वो हमें थोड़ा सा इन्होंने बताया, हमारी टीम मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया कि बात इंडिया तक पहुंच गई है। और जब इंडिया की बात आई तो इसमें खुद मैंने फील किया कि बात मेरे मुल्क की है, मेरे मुल्क की बदनामी नहीं होनी चाहिए। मैंने इंडिया को जो है वो फेस करने के लिए ये वीडियो बनाई कि हमारे सारे हालात बिल्कुल ठीक हैं, टीम के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही। दरअसल ये बात बिल्कुल झूठ थी। जो भी वहाँ से बातें सारी आई हैं, वीडियोज़ आई हैं, पैगाम आए हैं, हर चीज़ सच्ची है। पाकिस्तानी हॉकी टीम का ये बयान सुनकर आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि इस मुल्क का हाल क्या है।
ये सिर्फ खिलाड़ियों की हार नहीं है, ये उस सिस्टम की हार है जो आतंकवाद को पालने में तो अरबों फूंक देता है, लेकिन अपने चैंपियंस को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मुहैया करा पा रहा। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को और किस किस दुर्गति का सामना करना पड़ा है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं, डिटेल्स इस पर आपको देते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया दौरे में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को होटल नहीं मिला। पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों के होटल की बुकिंग ही नहीं की गई थी। उन्हें 1 से 2 दिन तक पहले तो सड़कों पर भटकना पड़ा। सोचिए, खेलने गए थे, वहां पर सड़कों पर भटक रहे थे और अपने पैसों से एक आखिरकार अपार्टमेंट में एक कमरा उन्होंने बुक किया बमुश्किल। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने खाने के बर्तन वहां साफ किए, वॉशरूम की सफाई की, अपने कपड़े खुद साफ किए, यानी सारा काम। पहले तो खुद ही अपार्टमेंट उन्होंने बुक किया और उसके बाद सारा काम उन्होंने खुद संभाला। खेलने से पहले उन्हें खुद ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता था। 2023 से अब तक उन्हें पुराना पैसा मिला ही नहीं है। 2023 से अब तक 26 आ गया। तो देखा आपने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को किस दुर्गति का सामना करना पड़ रहा है। मुनीर ने दूसरे देश खेल के लिए भेजकर अपनी टीम को लावारिस छोड़ दिया। ऐसी दुर्दशा देख अब पाकिस्तान की हॉकी टीम हो या क्रिकेट टीम, उन्हें यही लगता है कि अगर हिंदुस्तान में पैदा होते तो आज तस्वीर कुछ और होती। पाकिस्तानी अब खुलकर भारत को बाप मानने लगे हैं। हमारी नस्ल सुनिए सर, पैदा होने हम इंडिया से नहीं जीत सकते। इंडिया हमारे बाप थे और बाप रहेंगे। ये हमें टीम ने हमारी ये बता दिया। कब तक हम रोएंगे यार, लाशें हम उठा रहे हैं, हमारे को कौन सी खुशी है। अब पाकिस्तानी खिलाड़ी भी खेल से खिलाना करने लगे हैं क्योंकि वो अब दाने दाने को मोहताज हो गए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसकी भी आपको पूरी डिटेल्स, पूरी कहानी ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए, पाकिस्तान में हॉकी खिलाड़ियों का हाल बहुत बुरा है। 3 साल से उन्हें उनका बकाया पैसा ही नहीं मिला। प्रतिदिन 30,000 रुपए मिलने चाहिए, आधे से भी कम पैसे खिलाड़ियों को दिए जा रहे हैं। खिलाड़ियों ने खेल से पीछे हटने का ऐलान कर दिया है। इन खिलाड़ियों के खाने पीने तक में कटौती कर दी गई। जो हुआ हमने आपको बताया ना, कैसे बुरी हालत हुई है इनकी। तो कुल मिलाकर अब ये कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो हम हिंदुस्तानी होते, ये वो कह रहे हैं। और आपको आगे बढ़ रहे एक बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो शायद आपके लिए देखना जरूरी है, क्योंकि पंजाब के तरन तारण से ऐसी तस्वीर सामने आई है कि आपको लगेगा कि क्या शादी है। जरा तस्वीर दिखाइए। तस्वीर हम आपके सामने रखते हैं। ये जो तस्वीर है शादी में, आपको बताएं, ये तस्वीर बहुत वायरल हुई है। ये देख रहे हैं आप, ये तस्वीर बहुत वायरल हुई है। उसमें दनादन नोट उड़ाए गए। कहा गया 3 लाख तक उड़ा दिए गए एक नए जोड़े पर। तो देखा आपने ये कैसे नोट उड़ाए जा रहे हैं। दावा है कि दूल्हा दुल्हन पर 8 करोड़ रुपए उड़ा दिए गए हैं। ये दावा किया जा रहा है और इसकी सच्चाई क्या है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको तरन तारण की वो तस्वीर दिखाई, आपको याद होगा कैसे पैसों की बारिश की गई है। लेकिन शादी को लेकर क्या क्या दावे किए जा रहे हैं, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, फटाफट आपको बता देते हैं। तरन तारण की एक शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जो तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं। दावा किया गया कि शादी में करीब 8 करोड़ रुपए लुटाए गए। कुछ लोगों ने इसे शाही अंदाज बताया तो कुछ ने फिजूल खर्ची कहा। विवाद बढ़ने पर डीजे ऑपरेटर और परिवार ने सच्चाई आखिरकार बताई है। दूल्हा मूल रूप से पंजाब का है, ऑस्ट्रेलिया में ट्रक कारोबार करता है और शादी में करोड़ों नहीं बल्कि 3 लाख रुपए ही उड़ाए गए। छोटे नोटों के बंडल ज्यादा होने से रकम ज्यादा दिखाई दी, लेकिन तब भी 3 लाख रुपए उड़ाए गए। और जाते जाते आपको ईरान को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी दे दे। बड़ी खबर मिल रही है, ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला कर सकता है। यूएस सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। ईरान के बड़े नेताओं की हत्या का भी प्लान है। अंदर खाने से जानकारी मिल रही है। अमेरिका के टारगेट पर कौन कौन से नेता हैं, चलिए ये भी आपको जानकारी फटाफट ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। आपको बताएं, आयतुल्लाह अली खामनेई, इसके अलावा मसूद पेजिशकियन, अजीर नसीरजादे, IRGC के टॉप कमांडर्स, ये तमाम लोग इनके निशाने पर हैं। क्या युद्ध होगा, इस पर हमारी नजर है। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।